मुझे स्टॉक के नाम नहीं चाहिए थे, तो मेरा पहले माइंडसेट ही वो था कि मुझे समझना कि कर रहा क्या, मेरे को खुद करना है। वो आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है? मेरा वही फेवरेट स्टॉक है जो मेरे को सबसे ज्यादा पैसा कमा के दे दे। वी डोंट हैव टू कैच एवरीथिंग। आपको साल में 1 या 2-3 पकड़ने, उसमें से आपने 2 या 3 स्ट्रॉन्ग स्टॉक पकड़ लिए, आपका पोर्टफोलियो बहुत खुश होगा विथ लो एफर्ट हाई रिवॉर्ड। Like I can tell you every step process what I do, but you will not be able to replicate exactly what I do. मोमेंटम और स्विंग ट्रेडिंग की बात तो हर कोई करता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसको सही से ट्रेड कर पाते हैं। दिनेश, आप एक यंग इन्वेस्टर हो, बट मार्केट्स को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, एक नए नजरिए से देखते हो। तो ये मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग ये कब क्लिक करा? ये था कोविड के मोमेंटम के टाइम, जब मार्केट 2020 में बहुत गिर चुका था। हम सब घर पे थे। एक दिन मेरे डैड ने बोला, ये देखो ट्विटर पे लोग मार्केट के बारे में बातें कर रहे हैं, थोड़ा ज्वाइन कर लो, पढ़ लो क्या हो रहा है। तो जैसे ही ज्वाइन किया तो देखा तो सब लोग अपर सर्किट स्टॉक्स पकड़ रहे। तो जस्ट मैंने लोगों को मैसेज करना चालू किया कि सर ये आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि वो टाइम पे पीपल रिप्लाइड टू मी एंड दे एक्सप्लेन कि leave options, leave futures, don't need to do any of that. I'll tell you what to do, but you have to trust me and listen to me. So there was a CA called Anand Luhar. तो आनंद लुहार जी ने मेरे को बोला कि मार्क मिनर्विनी की बुक्स पढ़ो, उससे आपको समझ में आता है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग होता क्या है, जब आप एकदम एक्सप्लोसिव मूव्स पकड़ पाएंगे। एंड मानस अरोरा को फॉलो करो, वो अपना ये सब सिखाते हैं ट्विटर पे ही फ्री में। मानस भाई तो हमारे साथ वीडियोस भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट उनका आ रहा है। एग्जैक्टली तो उनसे इनिशियली बात करते करते उनकी पोस्ट से, हर पोस्ट को पढ़ पढ़ के उनके पीछे की थिंकिंग समझी कि वो क्या सोच रहे हैं। मुझे स्टॉक के नाम नहीं चाहिए थे, तो मेरा पहले माइंडसेट ही वो था कि मुझे समझना कि कर रहा क्या, मेरे को खुद करना है वो। तो वैसे मोमेंटम इन्वेस्टिंग की शुरुआत हुई जब बुल मार्केट भी था। तो फॉर्चुनेट इनफ, टाइमिंग वाज आल्सो राइट एंड फाउंड द राइट सेट ऑफ पीपल इन द स्टार्ट। ऐसा स्टार्टिंग में लोग अच्छे मिल गए गाइड करने वाले। दिनेश, अगर मैं सिंपल टर्म्स में पूछूं कि मोमेंटम एग्जैक्टली है क्या? क्या ये एक टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी है? क्या ये एक मेथड है? हाउ डू यू लुक एट मोमेंटम? सो मोमेंटम लोग को लगता है पहले तो स्ट्रैटेजी है, जो मेरे हिसाब से नहीं है। मोमेंटम एक मार्केट का टेंडेंसी बोल सकते हैं, एक नेचर है मार्केट का जो हर मार्केट में होता है, खाली इंडियन मार्केट नहीं। आप यूएस मार्केट देख लो, आप कमोडिटीज मार्केट देख लो, मोमेंटम एक टेंडेंसी है। जैसा मीन रिवर्जन बोलते हैं मार्केट में, वैसा मोमेंटम भी एक टेंडेंसी है जो हर मार्केट में होता है। स्ट्रैटेजी वो होती है जो आप एक पर्टिकुलर टेंडेंसी को आप कैप्चर करना चाहते हो, एक्सप्लॉइट करना चाहते हो। सो आपको टाइम फ्रेम डिसाइड करना है, और आपको जो चीज़ मार्केट में एक्सप्लॉइट करनी है वो आपको डिसाइड करना, वो आपका स्ट्रैटेजी होता है। तो मेरा वैसे ही डेली टाइम फ्रेम पे मोमेंटम को कैप्चर करना एक स्ट्रैटेजी हो गई। एंड मोमेंटम आप नेचर का लॉ है, जैसे न्यूटन भी बोलता है, राइट? न्यूटन का एक लॉ मोशन है, समथिंग इन मोशन कंटिन्यूज टू बी इन मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। सो वो एक नेचर, वो चीज़ को हम एक्सप्लोर करना चाहते थे, उससे एक स्ट्रैटेजी बनी विद द टाइम फ्रेम इन माइंड। थिंक एक चीज़ व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आपको दिनेश यंग दिख रहा होगा, लेकिन इसके पास एक्सपीरियंस बहुत है। और आज हम डीप डाइव करने वाले हैं मोमेंटम के अंदर कि कैसे आप स्टॉक्स को कैप्चर कर सकते हो। उससे पहले स्टॉक सिलेक्शन कैसे करनी है, उसके बाद एंट्रीज कैसे करनी है। और ये जो आप देखते हो ना, बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं स्टॉक्स या किसी भी एसेट क्लास, चाहे वो यूएस स्टॉक्स हो, चाहे वो कमोडिटीज हो, या कुछ भी और हो, कोई भी चार्ट हो, उसके ऊपर मोमेंटम काम करता है। 100% वो एक उसके लिए तो वो स्ट्रैटेजी नहीं है, वो मार्केट का टेंडेंसी है। करेक्ट। जैसे बोलते हैं कि रेंज एक्सपेंशन और रेंज कॉन्ट्रैक्शन एक हर मार्केट में सेम कॉन्सेप्ट चलता है, आपको खाली उसको एक्सप्लॉइट करना है। तो ये सब तो हम बात करेंगे, और एक बोनस दिनेश हमें ये भी बताएगा कि आईपीओस को कैसे ट्रेड करना है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। तो दिनेश, बिफोर आस्किंग यू कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करनी है या बाकी चीजें कैसे करनी है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कोई स्टॉक अगर सस्ता हो गए तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए, ठीक है, लेकिन हम मोमेंटम में कह रहे हैं कि जो चीज महंगी हो गई है वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है। तो ये आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोमेंटम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है कंपेयर टू दैट? तो हर पर्सन का नेचर अलग होता है। सो मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ, मैं आई कॉल इट द रेन एनालॉजी। जो कि समझो कि पहले 4 दिन बारिश पड़ी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बारिश पड़ी। आप वो बंदे हो जो बोलेगा कि 5वें दिन बारिश पड़ेगी क्योंकि पहले 4 दिन बारिश पड़ी है,
या आपका वो सोच है कि आप बोलेंगे कि 4 दिन अगर बारिश पड़ चुकी है, मतलब पूरा बारिश खत्म हो गई है और 5वें दिन बारिश नहीं पड़ेगी। सो पर्सनली मैं वो हूँ जो बोलूँगा अगर 4 दिन बारिश पड़ी है, तो 5वें दिन भी बारिश पड़ेगी। बल्कि तुम तो कह रहे हो आंधी तूफान भी आ जाएगा आगे। वो मैं आगे बताऊँगा, जहाँ हम सीज़न के हिसाब से देखेंगे कि मोमेंटम जब सीज़न में चलता है, तो सेम ये रेन का कॉन्सेप्ट आगे भी कैसे काम आता है। ठीक है। सो दिनेश, लेट्स टेक दिस कॉन्वर्सेशन अहेड एंड स्टार्ट विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग बिट ऑफ इट कि इतने सारे जो स्टॉक्स हैं, हज़ारों स्टॉक्स हैं, इसमें से आप स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हो? या पहली चीज़, एक जो वॉच लिस्ट बनाने का काम होता है, ये वॉच लिस्ट आप कैसे बनाते हो? सो पहला होता है स्टॉक सिलेक्शन। वी विल ये आपका नॉर्मल तरीके से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है जो सस्ती चीज़ है वो अच्छी है। हुँ। बट हम कह रहे हैं कि हम जो महंगी चीज़ है वो ही लेंगे। उसका एक रीज़न है कि विनर्स कंटिन्यू गोइंग अप का कॉन्सेप्ट है। जो हम बोल रहे हैं कि जो मार्केट हमें बता रहा है, हम सिर्फ मार्केट की सुन रहे हैं। हम दिमाग मैं बोल रहा हूँ कि मैं सबसे दिमाग वाला नहीं हूँ। मैं वही करूँगा जो मेरे को मार्केट बता रहा है। मार्केट जो सबसे ज़्यादा स्टॉक को चला रहा है, हम वो बोलेंगे वो सबसे बेस्ट स्टॉक है। क्योंकि वही बेस्ट स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देगा। मुझे बेस्ट टाइम पे सबसे सस्ते चीज़ पे नहीं लेना है, मुझे सही वक़्त पे लेना है, जब मैं सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकूँ। कोई बोलेगा आपका फ़ेवरेट स्टॉक कौन-सा है? मेरा वही फ़ेवरेट स्टॉक है जो मेरे को सबसे ज़्यादा पैसा कमा के दे। सो उसका एक होता है कि जो न्यू हाईज़ है, जो न्यू 52 वीक हाई हो गया, न्यू ऑल टाइम हाई हो गया, न्यू 6 मंथ हाई हो गया, वो हमारे लिए सबसे फ़ेवरेट होते हैं। क्योंकि वहाँ मार्केट बोल रहा है कि ये स्टॉक है और ये स्टॉक मेरे को बता रहा है कि मेरे को ऊपर जाना है, और हम सिर्फ बोलते हैं बहती गंगा में हाथ धो लेंगे। गणेश, ऑफ़न ये नहीं होता कि कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपके दिमाग में आता है कि ये स्टॉक यार इतना बढ़ गया है और कितना ज़्यादा बढ़ेगा, अब ये गिर जाएगा, अब ये रिवर्स कर जाएगा। सो जब आप स्टॉक्स को ले रहे हो जो 52 वीक हाई ब्रेक कर रहे हैं, या स्टॉक्स जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि आई एज्यूम कि आपके रडार पे पहले तो स्टॉक्स तभी आएँगे जब वो एक सर्टेन परसेंटेज या एक सर्टेन मूव दे चुके हैं। यस। तो हाउ डू यू काउंटर दिस थॉट प्रोसेस कि ये जो चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ये और बढ़ती जाएगी? आई थिंक मेरे प्रोसेस में अब तक स्टार्टिंग से लेके अभी तक, नॉट ओनली फॉर मार्केट्स, जितना कम सोचो उतना अच्छा है। तो जो चीज़ आपने ऑलरेडी एक बार टेस्ट कर ली है, एंड आई थिंक आपको एक बार एक्सपीरियंस करना है। वो बोलते हैं यू डोंट मैनेज योर इमोशंस, यू मैनेज योर पोजीशंस। वेयर आप दिमाग कम लगाओ और जो आपने रूल्स पे अपना स्टडी किया है, पूरा कन्विक्शन बिल्ड किया है, उनको फॉलो करना है। सो एक बार आपने जब एक्सपीरियंस किया ना मोमेंटम, आपको समझ में आता है कि बाइंग हाई और बाइंग लो इज़ नॉट अबाउट, दोनों रिस्क है। आप सस्ते में ले रहे हो तो भी रिस्क है, यस। आप महँगे में ले रहे हो तो भी रिस्क है। आप उसको कैसे मैनेज करते हो, उस पे डिपेंड होता है। एंड आई थिंक वेरी गुड पॉइंट कि आप महंगे पे ले रहे हो, उसमें तो चलो दिमाग में आता ही है कि रिस्क है, ये और बढ़ गए हैं। बट अगर आप सस्ते पे ले रहे हो, उसमें भी रिस्क है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हम येस बैंक की बात करें, तो येस बैंक जैसा स्टॉक जो टूटता ही चला गया, वो हर लेवल पे सस्ता लग रहा था, करेक्ट। वो 350 से आपका 6 रुपए पे आ गया स्टॉक। तो रिस्क तो हर जगह बैठा हुआ है मार्केट में। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो रिस्क तो है ही है। इट्स जस्ट दैट हमें वो जगहें ढूंढनी है जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, एंड वो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करना सूट चाहिए। करता है। करेक्ट। लाइक मुझे, लाइक इफ यू सी जनरली बाय नेचर आई लाइक पेस, लाइक हेस्ट, लाइक स्टार्टिंग से, तो इवन दैट आई कैरी फॉरवर्ड, आई वांट द फास्टेस्ट स्टॉक्स। यू कैन कॉल इट अ किक दैट यूज्ड टू गेट इनिशियली, जो स्लोली डाउन द लाइन वो चले जाता है, बिकॉज यू बिल्ड दैट, वो मसल आ जाता है कि कि फास्ट स्टॉक्स ठीक है, राइट। 40% चल गए 2 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। अब धनेश, एक चीज बताओ, मैंने आपको 1000 स्टॉक्स की लिस्ट दे दी, एनएससी के टॉप के 1000 स्टॉक्स हैं। अब इनको आप फिल्टर कैसे करोगे? सो मेरा माइंडसेट ये रहता है, इट्स लाइक अ, बोलते हैं 4 पॉइंट चेकलिस्ट। पहला होता है थीम या सेक्टर। वो है कि वो बेसिकली आपका एक विंड है, जो आपके पोजीशंस के पीछे से चल रहा है, जो टेल विंड बोलते हैं। वो आपके पोजीशन को थोड़ा और फास्टर पुश मारेगा। सो जब भी आप स्टडी करेंगे आपको पता चलेगा, आई कॉल इट बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, वेयर इफ समथिंग इज वर्किंग, जो उसके साथ भाई भी है या उसके दोस्त भी है, खींच वो भी लेगा। खींच लेते हैं। सो पहला हो गया थीम या सेक्टर। सेकंड इज यू वांट टू फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक। Strongest stock is very simple. People complicate it. I say the stock which has gone up the most. Just track the stocks which are going up. You can have different criterias, but the stock which is going up the most is the strongest stock in the market currently. उसका fundamentals हो ना हो, earnings current हो ना हो, the market is telling you वो stock strongest है currently. थर्ड होता है उसका प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम, कि इज इट पम्प एंड डंप और इज इट एक्चुअली इंस्टीट्यूशंस accumulating. That once you see the screen, we get a direct hint कि they cannot hide.
इंस्टीट्यूशंस अपना बाइंग छुपा नहीं सकते, जैसे हम मेरा बाइंग आपको दिखेगा नहीं, वैसे इंस्टीट्यूशन अपना बाइंग छुपा नहीं थोड़े दिनों में दिखने लग जाएगा। सकते। यस, ओके, होपफुली। तो एंड द लास्ट बिट इज the last bit is execution. That is when the market conditions are also right. ओके That gives a complete package. Because जैसे मैं रेन वाला एनालॉजी बोला, बारिश का 5th डे पे, मतलब जो 5th डे पे बारिश पड़ेगी वो जून जुलाई में ज़्यादा ऑड्स है वो बारिश का, बट वो सेम अगर बारिश जैन के महीने में पड़ गई, तब आप नहीं बोल सकते कि यार 5 दिन बारिश पड़ेगी। तो वो मार्केट कंडीशंस एंड सेंटिमेंट्स के हिसाब से अलाइन करना भी इंपॉर्टेंट होता है। सो जस्ट टू समराइज, ये एक टॉप डाउन अप्रोच है कि उन 1000 में सबसे पहले आपने सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए, मैंने रैंक कर दिया लेट्स से सेक्टर्स को कि कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा चल रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेटल सेक्टर सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेटल्स के मैंने 10 स्टॉक्स निकाल लिए जो भी उस सेक्टर में आ रहे हैं, उनको रैंक कर दिया कि टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स कौन से हैं, तो आपने वो टॉप परफॉर्मिंग 5 स्टॉक्स उठा लिए एंड उनके अंदर फिर आप प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम एंड बाकी चीजें देख रहे हो। एग्जैक्टली, क्योंकि जब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो ग्रोथ एंड विनिंग स्टॉक्स है, आप अगर उनका फंडामेंटल्स नहीं भी देख रहे हो, आप जब वो पोजीशन होल्ड करो, आपका विनिंग स्टॉक है, जो मेरे विनिंग स्टॉक्स हुए रिसेंट पास्ट हो या पहले के, सब में वो फंडामेंटल कैटलिस्ट खुद ही होता है। आपको अगर नहीं पता तो भी चलेगा, आपको पता है तो और भी बेटर है। सो ऑटोमेटिकली इसमें अर्निंग्स भी आ जाता है जब वो मोमेंट आता है, बिकॉज यू आर बेटिंग ऑन द इंस्टीट्यूशन द स्मार्टर, हमारे से बहुत ज़्यादा दिमाग है उनको, तो वो बेट कर रहे हैं कि इसका अर्निंग्स नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट साल बहुत अच्छा आने वाला है, इसीलिए वो ले रहे हैं, हम उनके साथ खाली जुड़ रहे हैं। दिनेश, आई विल टेक अप ऑल ऑफ दीज 4 पॉइंट्स और मैं एक एक करके आपसे डीपली समझूंगा एंड फॉर द ऑडियंस बेनिफिट ऑल्सो वी गो स्लो सो दैट जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो उसको एक्चुअली अप्लाई कर पाए और उनके लिए यूजफुल हो। तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आऊँ जहाँ पे हम सेक्टर की बात कर रहे हैं, सो हमारे पास मान लेते हैं 10 सेक्टर्स हैं। अब 10 में से टॉप परफॉर्मिंग आप क्या देखते हो, सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा होना चाहिए, या मैंने सॉर्टिंग कर ली जो भी टॉप के आ रहे हैं 2 3 4 5 सेक्टर्स वो आपने उठा ली, किस तरीके से इनकी रैंकिंग करते हो? पहला जो मेरा मेन रूटीन है वॉच लिस्ट बिल्ड करना। ओके सो वॉच लिस्ट क्या है, इज बेसिकली आपका एक फनल बोल सकते हो। जो आइडिया का फनल है, आपको 1000 स्टॉक्स है जैसे आपने बोला, मैं वो 3 स्टॉक पे कैसे आ रहा हूँ, वो मेरा वॉच लिस्ट का प्रोसेस डिसाइड करता है। वो 3 स्टॉक पे आने के लिए ये चारों फैक्टर हो जाएंगे, आपका थीम, स्ट्रॉन्ग स्टॉक एंड प्राइस। एंड वॉच लिस्ट इज माई यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स। आई डोंट नो व्हाट निफ्टी इज डूइंग, मुझे नहीं पता निफ्टी आज ऊपर है नीचे है। मेरा जो वॉच लिस्ट है, मेरा जो यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स है जिसमें से मैं स्टॉक खरीदूंगा, वो कैसा करा, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो लाइक यू सेड, आपने बोला कि सेक्टर कैसे आप आते हो, तो वॉच लिस्ट बिल्डिंग भी मेरा वैसे ही होता है, जहाँ मेरा वॉच लिस्ट में पहले होगा जो करंट साल के विनर्स है, विच इज स्टॉक्स विच आर अप अराउंड ग्रेटर देन 50% in the last 6 months, ओके and have a market cap of around greater than 1500,000 or 1500 crores, so that we don't get to the micro caps. राइट क्योंकि माइक्रो कैप्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशन आर नॉट एक्चुअली एंटरिंग, बिकॉज उनके मैंडेट्स में भी नहीं आता है, जहाँ स्मॉल कैप के नीचे वो फंड फ्लो नहीं है जितना इंस्टीट्यूशन बैकिंग के लिए। सो आपका ऑड्स इंक्रीज करने के लिए 1000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप, ग्रेटर देन 50% मूव इन द लास्ट 6 months, उससे मेरा एक ब्रॉड लिस्ट आ गया। सेकेंड, उसे और स्मॉल लिस्ट करने के लिए आई टेक जो एकदम रिसेंट विनर्स है, जैसे स्टॉक्स दैट आर अप 20% in 1 month और 30% in 1 month, उससे आई क्रिएट वन मोर लिस्ट ऑफ अपकमिंग लीडर्स। ओके तो पहला हो गया ऑलरेडी एस्टैब्लिश लीडर्स, सेकंड हो गया अपकमिंग लीडर्स। इससे आई हैव अ वेरी गुड रेंज ऑफ विनिंग स्टॉक्स। सो आप बेसिकली डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे 6 महीने और पिछले लेट्स से 1 महीने पे आप देख रहे हो कि मोमेंटम स्टॉक्स में क्या रहा है, जो भी दोनों टाइम फ्रेम्स में, एक लंबे टाइम फ्रेम में और एक छोटे टाइम फ्रेम में अच्छे परफॉर्म करे हैं, आप उनको सिलेक्ट कर रहे हो। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि आई सिलेक्ट स्टॉक्स बेस्ड ऑन डिमांड एंड वी बाय देम ऑन सप्लाई। इसका ये गेम का दो ही हिस्से है, डिमांड और सप्लाई। सो सिलेक्शन इज ओनली ऑन द डिमांड साइड। जैसे ही ये सिलेक्ट हुआ, इसमें आई विल गो थ्रू एवरीथिंग ऑन द वीकेंड। वीकेंड इज द मोस्ट क्रूशियल फॉर मी, बिकॉज दैट इज वेयर यू कैन स्पेंड इनफ टाइम आफ्टर वर्क जस्ट रिलैक्सिंग विदाउट एनी मार्केट emotions involved ki what is happening, and you segregate the winning stocks out of this, where you divide them into themes, not even sectors, basic themes. Like you can see in the watch list that I create, there is a theme like recent capital markets, jahan aapka BSE, MCX and all of these stocks will be there. Second ho gaya recent is for example electric equipment, whether it's Q Power,
KSH International, Atlanta Electric. These are winning stocks from these sectors. I just divide them into these brackets after scanning for the strongest stocks. वैसे करते करते similar same process. I don't see the stock name when I'm going through the charts. That is after I finalize short it down, I then see कि इसमें से कौन से मैच कर रहे हैं सेक्टर्स में. उस सेक्टर में फिर जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक, विच विल यूजुअली बी वेरी टफ टू बाय बिकॉज वो ऐसा लगेगा बहुत ऊपर चले गए, दिमाग में वही आते रहेगा और कितना ऊपर जाएगा. बट वही चीज आप अगर एग्जीक्यूट करेंगे यू आर गेटिंग पेड फॉर एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर. राइट. ओके, सो आपने ये टॉप के स्टॉक्स आपने वॉच लिस्ट बना ली, देन आप उसका सेक्टर देख रहे हो यस एंड देख रहे हो कि सेक्टर में परफॉर्मेंस आ रही है नहीं. सो बेसिकली फर्स्ट इज स्टॉक सिलेक्शन, देन कंफर्मेशन इज सेक्टर. यस राइट. But when you're selecting the stock to execute, you have to give preference to a stock which is part of the stronger sector. Yeah. Because watch list is not just for the stock selection actually. सबको लगता है कि मैं watch list बनाऊँ, I'll find the best stock. को next best idea है. But उससे आपका दो तीन चीज़ें तीन मेरे दिमाग में factors आती है. First is what is the theme that is running. वो मैं बता कि watch list से मेरे को theme पता चल गई. ठीक है. कि मेरे नाम समझो watch list में पहले आ जाता है कि 2022 2023 में रेलवेज आ रहा था, रैंडमली नेम्स आ गए न्यू, RVNL, IRFC, देन शिप बिल्डिंग के नेम्स आ गए, कोचिन, मैशडॉक, ऑल आर कमिंग टुगेदर. व्हेन आई एम स्कैनिंग आई डू नॉट सी द नेम्स, बट वंस आई एम गेटिंग इनटू द शॉर्ट लिस्ट आई एम सीइंग दीस आर ऑल पार्ट ऑफ वन ग्रुप. दिनेश, कितने स्टॉक्स देखते हो वीकेंड पे, और मैनुअली देखते हो या कुछ ऑटोमेट किया हुआ है? All manually because momentum I say is a feeling, it's a flow, like it's a flow, you feel it. इसीलिए बोलते हैं ना, जो मार्केट में लोग आप क्वेश्चन पूछते कैसा लगा स्टॉक, आधे लोग आपको सच आंसर नहीं दे रहे बिकॉज वो इंट्यूएशन एंड जो एक्सपीरियंस है दैट यू कैन नॉट एक्सप्लेन टू पीपल, वो आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो. सो आज की डेट में जैसे बहुत सारे स्कैनर्स अवेलेबल होते हैं कि आपने वन क्लिक पे स्कैन कर लिया, व्हाट इज़ द एडवांटेज यू गेट जब आप 500 स्टॉक्स को मैनुअली देखते हो वर्सेस एक बटन में जो स्कैनर आपको स्टॉक्स दे देता है? तो मेरा माइंडसेट क्या होता है, इट्स आई थिंक अ 4 स्टेप थिंग इन माय माइंड. पहला होता है व्हेन आई एम सीइंग माय वॉच लिस्ट, मेरे को थीम पता चल जाएगा, आर द सेम ग्रुप और सिमिलर स्टॉक सेटिंग अप, मेरे जो क्राइटेरिया था मोमेंटम का, आर दे ऑल कमिंग टुगेदर. एक वो हो गया. दूसरा होता है कि हाउ आर दे डूइंग कंपेयर टू द इंडेक्स. बहुत टाइम होता है कि निफ्टी आप देखेंगे डेली ऊपर चढ़ते जा रहा है, क्योंकि निफ्टी इज बेसिकली HDFC बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, TCS. बट आपका जो यूनिवर्स है, आपका जो वॉच लिस्ट के स्टॉक्स आने वाले हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रहे. सो आपको हेल्थ भी पता चल गई मार्केट की. थर्ड इज दिस पार्ट ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस विच इज मोस्ट क्रिटिकल इन मोमेंटम इन्वेस्टिंग, कि अब बारिश पड़ने वाली है या नहीं, वो आपको वॉच लिस्ट से ही पता चलेगा. क्योंकि वॉच लिस्ट आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये वो स्टॉक्स है जो लिक्विड है या लीडिंग स्टॉक्स है, या वो बॉटम वाले जो कचरा स्टॉक्स चल रहे हैं. क्योंकि मार्केट का वो साइकिल है, राइट. पहले लीडिंग स्टॉक्स चलेंगे, मार्केट चला नहीं, इंडेक्स चला नहीं, बट लीडिंग स्टॉक्स ऑलरेडी न्यू हाइज मार रहे हैं. फिर उसके जो भाई बहन हैं जो सेकेंडरी जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक के मोमेंटम को फॉलो करेंगे, वो हो जाते हैं. थर्ड होते हैं वो कचरा स्टॉक, जैसे जब बोलते हैं ना, जब JP एसोसिएट्स या येस बैंक चलने लगा तो समझो कि मार्केट का टॉप हो चुका है, वो थर्ड चलते. तो आपको वो भी पता चलता था कि मार्केट साइकिल कौन सी है करेंटली. दैट इज द एडवांटेज यू गेट विथ दिस मेथड, वेयर यू गो थ्रू एवरी स्टॉक. आपको फील, बोलते हैं मार्केट का फील समझ में आता है थोड़ी मेहनत करके. वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक ये बहुत वैलिड पॉइंट है एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितना आप अपनी आंखों के आगे से चीज़ों को निकाल रहे हो, उतना वो आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है. लेट्स से यू लुक एट 500 चार्ट्स एवरी वीकेंड, सो देयर आर 2000 चार्ट्स यू लुक एट एवरी मंथ. तो 2000 चार्ट्स जब आपने देख लिए, शायद आपको भी नहीं पता लग रहा क्या पैटर्न आप नोटिस कर रहे हो, लेकिन वो धीरे धीरे चीज़ें लिंक हो रही हैं. एंड वो एडवांटेज है जो एक आपको स्कैनर नहीं दे सकता. स्कैनर आपको क्विकली रिजल्ट ज़रूर दे देगा, बट जो एक लॉन्ग टर्म आपकी मसल मेमोरी बन रही है, वो इसी प्रोसेस से बनेगी. 100%, because end of the day, again, you can have the best strategy, but what actually sets you apart is that intuition that you develop in the market, the feel that no one can take from you. Like I can tell you every step process what I do, but you will not be able to replicate exactly what I do, nor can I replicate what you're doing, because everyone has that those finer nuances है, जो छोटे छोटे चीजें हैं जो अपने दोनों के मेथड भी अलग हो जाएंगे. सो इन शॉर्ट दिनेश ये कह रहा है कि आपको हर वीकेंड स्टार्टिंग दिस वीकेंड 500 स्टॉक्स देखने 500 तो मिनिमम. मिनिमम है. ओके दिनेश, इसमें और आगे बढ़ते हैं.
नाउ हमने एक वॉच लिस्ट बना ली, हमने सेक्टर देख लिया, ठीक है, कुछ अपने पास 10 स्टॉक्स आ गए। अब ये जो 10 स्टॉक्स हैं, इनके जब आप चार्ट्स ओपन करते हो, व्हाट डू यू लुक एट? आपने कहा मैं प्राइस और वॉल्यूम इन 2 चीज़ों को देखता हूँ। अब क्या स्ट्रक्चर आपको चार्ट में पसंद है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर अगर ये पैटर्न बन रहा है, तो दिस इज़ अ टिक मार्क फॉर मी। सो इनिशियली मैं भी पैटर्न मैचिंग के लिए जाता था कि ढूंढता था कि कौन सा पैटर्न बेस्ट है, दिस डे आई एंटर दिस 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 एग्जैक्ट लुक, ये 3 ऐसे कैंडल बनेंगे तो मैं एंटर करूंगा। बट देन आई रियलाइज मोमेंटम इज अगेन नॉट अ स्ट्रैटेजी, राइट? आपको इतना वो इट्स एन आर्ट, वो साइंस नहीं है कि आपको यही फॉर्मूला है। सो मैं क्या देखता हूँ, आई फाइंड वेज टू जहाँ मेरे ऑड सबसे बेस्ट हो। देयर इज नो गारंटी कि कोई स्टॉक चलेगा, बिल्कुल। दैट रिस्क इज देयर। वो जो मेरे दिमाग में प्रोसेस रहता है इज कि वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर का है, एंड हाई आरएस है, विच इज रिलेटिव स्ट्रेंथ, कि वो मार्केट से बेटर परफॉर्म कर रहा है क्या। उससे इवन इफ आई टेक बोलते हैं परफेक्ट एंट्री भी ना हो, आपके ऑड्स बहुत हाई होते हैं। दिनेश, जब आप आरएस देखते हो, विच इज़ रिलेटिव स्ट्रेंथ, की एक स्टॉक कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क इंडेक्स जो भी है, उसके कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहा है, अब डिफरेंट स्टॉक्स का डिफरेंट बेंचमार्क रखते हो या सिर्फ निफ्टी 50 से कंपेयर करते हो? सो निफ्टी 50 तो मैं देखता ही नहीं हूँ, बिकॉज हमारा यूनिवर्स जो स्टॉक्स है इसमें तो आप कह रहे हो लार्ज कैप हटा दिया आपने उसमें? हटाया नहीं, बट हट ही जाते हैं। आते ही नहीं है। बिकॉज मेरा वो लार्ज कैप्स, कितने लार्ज कैप्स आपने अपने मार्केट के करियर में देखे रहेंगे जो 70% या 60% मूव इन 1 मंथ कर दिए? बहुत ही कम केस होता है। तो जब आ गए तो इट्स गुड, बट वी प्रेफर मिड टू स्मॉल कैप। ओके। सो उसमें 4 क्राइटेरियाज रहते हैं, 4 कैटेगरीज है। हर जगह 4-4 हैं। वो इजी रहता है करने को, ठीक बिकॉज है। उसमें आता है प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड चलो ठीक प्रेफरेंस है, एंड यहाँ एलिमिनेशन। यहाँ का 4 क्राइटेरिया बताओ। सो जो 4 पॉइंट है, पहला है गेट इन। जो फ्रेमवर्क है उसका इज स्ट्रॉन्ग सेक्टर, स्ट्रॉन्ग स्टॉक एंड हाई आरएस, विच इज हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है। ये अगर स्टॉक के क्राइटेरिया मीट होते हैं, जितना कम सोचो उतना आपके पोर्टफोलियो के लिए बेटर है। दूसरा है वॉच इट। जब मैं एकदम ध्यान से देखूंगा कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर, वीक स्टॉक, आई विल स्टिल वॉच इट, क्योंकि द बेस्ट स्टॉक in a cold sector will be outperformed by a weak stock in a good sector, क्योंकि वो मार्केट का साइकिल या नेचर है, जो कि पहला लीडर चलेगा वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक का, सेकंड उसके जो भाई बहन चलेंगे, एंड तीसरा जो कचरा चलेंगे। तो वो जो नेचर है आप उसको एक्सप्लॉइट करते हो कि अगर सेक्टर पुश है ना तो सब तरक्की करेंगे। तीसरा हो गया टेक इट स्लो। जब आपको ये केस आता है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक मिला है बट उसमें आपको सेक्टर वीक मिला है, तो आप उसमें आप देखेंगे, बट आप वो ले भी सकते हो, बट उसमें आपका जो एक्सपेक्टेशन रहता है आउटकम टू मैक्सिमाइज ऑन प्रॉफिट, यू विल बी अ लिटिल बिट मोर केयरफुल, बिकॉज द ऑड्स आर अ लिटिल लेस इन योर फेवर। वी आर फाइटिंग जस्ट ऑड्स, प्रोबेबिलिटी है पूरा। फोर्थ है अवॉइड, विच इज like you must have guessed, weak stock, weak sector, that is not even going to come in a watch list. So that is the key for momentum, कि you want to be with the best, and we don't have to catch every theme. आपको साल में 1 या 2 थीम पकड़ने, उसमें से आपने 2 या 3 स्ट्रॉन्ग स्टॉक पकड़ लिए, आपका पोर्टफोलियो बहुत खुश होगा with low effort high reward, Right. not only risk reward. The effort involved is also minimal because of this. तो इसमें क्या होगा कि जैसे हर साल या हर बुल मार्केट में बोलते हैं ना, अलग लीडर होते हैं। बिल्कुल। 2017-18 के स्मॉल कैप में ग्राफाइट स्टॉक्स थे, HEG, ग्राफाइट। 2020 में IT स्टॉक्स चले थे, देन दिस केमिकल स्टॉक्स बुल रन केम, देन रेलवेज केम, देन शिप बिल्डिंग केम, देन कमोडिटीज तो केम। हर बार एक थीम होती है। एक थीम होती है, आपको हर थीम नहीं पकड़ना है। आप उसमें से अगर 2 थीम भी पकड़ लिए, आपका वो साल 2-3 साल 1-2 महीने में बन जाएगा पूरा। दिनेश, क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो आप मोमेंटम? अगर आपका अच्छा ईयर होता है तो वो अच्छा साल कितना परसेंट जाता है और बुरा साल कितना परसेंट जाता है? सो मोमेंटम का बेस्ट पार्ट वही है कि वो एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करता है, व्हाट आई कॉल हेड्स आई विन बिग, टेल्स आई लूज स्मॉल, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है, राइट स्टॉक्स, राइट टाइमिंग, बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस। तो लॉस वर्स्ट टू वर्स्ट केस, आई थिंक व्हाट आई हैव सीन, लिमिटेड करियर, बट फ्रॉम द मेंटर्स दैट आई हैव स्पोकन टू, 10% से ज़्यादा नहीं जाता, बिकॉज यू आर कटिंग आर लूजर्स। द क्रक्स ऑफ मोमेंटम इज कट योर लूजर्स, राइड योर विनर्स। तो आपके लॉस बड़े होंगे ही नहीं। उसका इंपॉर्टेंट चीज लोग समझते नहीं, मेंटल वाइज। जब बुरा समय चल रहा है एंड आप लॉस नहीं कर रहे हो,
तो आप जब भी अच्छे समय में आप कंपाउंड करेंगे, आप सिर्फ लॉस रिकवरी नहीं करेंगे। राइट। मैं आधे लोगों से जो बात करता हूँ, ट्विटर हो गया, इधर हो गया, बोलते हैं कि जब अच्छा समय आ रहा है, मैं बस वो जो पहले नुकसान किए उसको रिकवर कर रहा हूँ। फिर जब तक पैसा कमाने का टाइम आया, जब हमको आया कि कंपाउंड करेंगे, अभी लॉस रिकवर हो गए, मार्केट थक जाता है या गिर जाता है वापस। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मोमेंटम में। मैं वैसा बोलता हूँ कि एक तरह का डेटिंग है स्टॉक्स का, कि आप सिर्फ अच्छे समय में उसके साथ हो, बुरे समय में आप बोलते हो मुझे दूसरा चाहिए। और दिनेश, अच्छा साल कितना हो सकता है? ट्रिपल डिजिट भी चला जाता है? यस, ओनली विथ स्विंग कैश ट्रेडिंग। चला जाता है। You don't need leverage, options, and futures. With cash trading, minimal effort. With the right approach, you can easily do it. और एक चीज़ मुझे ये बताओ, हमने बुल मार्केट्स की तो बात करी, अब बीच-बीच में सिनेरियोज़ ऐसे आते हैं जहाँ पे मार्केट्स रिमेन डाउन, बियर मार्केट रहता है, अभी तो वॉर का कुछ ना कुछ चल रहा है। तो वॉर के केस में आप ये जो मोमेंटम है, क्या इस टाइम भी परफॉर्म कर रहा होता है? ये एक्चुअली क्वेश्चन मेरे को हर जन पूछता है, डज इट वर्क ऑल द टाइम? तो स्ट्रैटेजी कैसी हुई? आई से नो, इट डजंट वर्क ऑल द टाइम। फिर वो बोलते हैं ये स्ट्रैटेजी कैसी हुई जो चलती नहीं हर समय? क्योंकि सबको हर समय कुछ करने को चीज़ चाहिए। लाइक इनएक्टिविटी इज द बेस्ट एक्टिविटी समटाइम्स इन द मार्केट, कि आप कुछ ना करें वो भी एक चीज़ होती है। कैश इज द पोजिशन, इसीलिए बोलते हैं, बिकॉज मोमेंटम में जैसे मैंने बोला वो डेटिंग की तरह है, कोई एक कॉन्सेप्ट कि आप स्टॉक को डेट कर रहे हो, अच्छे समय में उसके साथ हो, बुरे समय में दूसरा मिल जाएगा। सो ये एक सीजनल बिजनेस है, और जितना आप ये जल्दी समझ लो उतना बेटर है, क्योंकि आप फिर वो मेंटल प्रेशर में नहीं रहते हो कि आपको हर समय आपका स्ट्रैटेजी प्रूव करना है। बिल्कुल। आपको पता है कि ये मेरा टाइम आएगा, ये जब मेरे पिच पे बॉल आएगी मैं सिक्स मारूंगा। तो आप तभी प्रिपेयर हो सकते हो जब आप वो प्रेपरेशन करके आए हो, एंड यू डन द स्टडी कि ये फैक्टर्स है, दीज आर वेयर माय ऑड्स आर द मैक्सिमम। तो मैंने सिमिलर स्टडी की थी वेयर आई अंडरस्टूड द सीजनैलिटी ऑफ द बिजनेस, कि आई वाज सीइंग कि यार मेरा परफॉर्मेंस ऐसा वेरी क्यों कर रहा है, कोई मैंने एकदम सुपर है एंड कोई फ्लैट है। एंड देन आई रियलाइज इट इज क्वाइट कोरिलेटेड टू द मार्केट, कि मार्केट अच्छा कर रहा है तो वी आर डूइंग वेल, ऑल यू हैव टू डू इज परफॉर्म वे बेटर। एंड जब मार्केट बुरा करना है, वी हैव टू जस्ट एंश्योर वी डोंट लूज एज मच एज द मार्केट। करेक्ट। दैट वो अल्फा उधर ही जनरेट हो जाता है। तो अब जब देख सकते हो, ये मैंने पूरा निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स आई टुक, एंड उसका सीजनैलिटी टेस्ट किया है, ठीक है। जहाँ जैन टू दिसंबर का मंथली रिटर्न्स है, जैन टू दिसंबर फ्रॉम 2015 टू 2025। ठीक है। सो इससे मेरा आया है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट मंथ इज जुलाई। लाइक आई सेड, द रेन एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर जुलाई मंथ और द बेस्ट क्वार्टर लाइक आई से इज मई जून जुलाई, द बेस्ट मतलब है जुलाई सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है? दैट अभी इज तक व्हाट करता है? करता आया है। सो एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर, मोमेंटम ट्रेडर, आई विल बेट कि अगला जुलाई भी तो बस बेस्ट जुलाई करता आने है। वाला है। अग्रीड। एंड उससे अलावा इज अप्रैल। सो अगर आप इधर देख सकते हो, 2013 से लेके 2025 तक एक या दो ही नेगेटिव अप्रैल मंथ्स हुए। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके। सो जब ये मेरे जो क्राइटेरिया है, अगर मार्च एंड अप्रैल में हिंट्स देने लगे कि ये चलने वाले, मेरा आई विल बी सुपर एक्टिव कि नाउ इज माई टाइम, माई पिच इज गेटिंग रेडी, आई विल टेक इट स्लो, आई विल नॉट कम टू द डांस फ्लो पहले ही कि अप्रैल मंथ आ गया, जुलाई आ गया, आई विल बी गोइंग ऑल आउट। आई विल फॉलो माई सेम प्रोसेस, बट अब ऑड्स मेरे फेवर में है, क्योंकि आई नो कि अगर फेब खराब गया या जैन खराब गया, मार्च खराब, आई नो माई टाइम इज गोना कम, बिकॉज ये सीजनल है। दिस गिव्स मी मेंटल कॉन्फिडेंस कि अप्रैल इज गोना बी गुड इफ दिस क्राइटेरिया मीट, बिकॉज अब तक अच्छा करता हुआ आया है, अभी मोमेंटम विल कंटिन्यू। So like this year also, if you see, Jan to March was quite bad, other than a few commodity runs. So as per my data here, if you just see of the last 5 years, the worst quarter is always Q1, Jan to March in इस साल India. भी वही रहा है। Surprisingly, like in 2026 was same. This wasn't including the 2026 data, because I think Indian market में budget overhang है post December. It could be many reasons. Momentum trading बट is डेटा सेज की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि ये सीजनैलिटी आगे कंटिन्यू रहती है, और इस साल भी जैसे रही है, सेम पैटर्न रहा है। अप्रैल भी बहुत अच्छा गया है और जैन टू मार्च खराब गया है। एग्जैक्टली। तो आप अगर इधर देखेंगे तो मई जून जुलाई इज ऑल्सो डिसेंट। इफ यू सी की बेस्ट क्वार्टर एज पर डेटा इज जुलाई अगस्त सितंबर, ओके। बिकॉज जुलाई मंथ इज सो गुड, आपका इतना अच्छा जुलाई जाता है, तो अगस्त सितंबर में आप अगर कुछ भी ना कमाओ, मेंटल स्टेट आपका अच्छा रहता है कि आई नो कि अभी अच्छा समय गया है, आई हैव टू टेक इट स्लो, बिकॉज टू मच विनिंग इज ऑल्सो बैड, जस्ट लाइक टू मच लूजिंग।
सो बिकॉज आप क्या करते हो, ग्रीड के नाम पे आप वो प्रॉफिट दे देंगे। अगर आपको पिच समझ में आती है तो आप वो रेडी रहेंगे कि मेरे को अभी ये बॉल पे पावर प्ले चल रहा है, इस सिक्स मारना है, इस पे सिंगल डबल नहीं लेने। बिल्कुल। सो बहुत अच्छा आपने डेटा पॉइंट ये बताया सीजनैलिटी के ऊपर। नाउ दिनेश, ये बहुत सारी आपने चीज़ें हमें बता दी, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे क्राइटेरिया हमें बता दिए। कुछ प्रैक्टिकली देखते हैं कि जब आप एक्चुअली कोई चार्ट को देख रहे हो तो उसमें क्या-क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो? हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि वो चार्ट अच्छा है, वो ट्रेड मुझे लेना चाहिए, वो मेरी वॉच लिस्ट में आना चाहिए? तो कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं हम? सो आप देख सकते हो, ये है मेरा एक रीसेंट ट्रेड। ये मेरे वॉच लिस्ट में 2025 नवंबर में आ चुका था, इन दिस पीरियड, जहाँ ये ऑलमोस्ट 50 मार्केट डेज में 94% ऊपर चले गया था। दैट टाइम मैं वॉच लिस्ट में डाल दिया एंड आई वाज वाचिंग इट। देन थ्रू आउट दिसंबर, जैन, फेब, इट वाज इन माय वॉच लिस्ट, क्योंकि स्टॉक अगर 100% ऊपर है हमारे वो फनल में पहले ही आ चुका है। आई एम वाचिंग इट, वाचिंग इट, वाचिंग इट। देन वी कम टू द सेकंड पार्ट वेयर ये सेकंड टाइम फेब में, जब समय अच्छा नहीं था, ऑड्स हमारे फेवर में नहीं थे एज पर सीजनैलिटी, एंड दैट टाइम द वॉच लिस्ट वाजंट डूइंग वेल, तो वापस 67% मूव किया 30 डेज में। सो इससे अगर मैं आपको इतना ही बताऊं कि अगर ये अक्टूबर टू नवंबर दिसंबर में 90% चला है, देन अगेन फेब में 60% चला है, जस्ट एक्सप्लेन टू अ चाइल्ड ऑल्सो कि ये पता है कि ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ये टाइम पे मार्केट, अगर आप इधर देखो, मार्केट इज फॉलिंग एंड द स्टॉक इज गोइंग अप, ठीक तो है। रिलेटिव स्ट्रेंथ भी हो गई, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है बाय द प्राइस परसेंटेज मूवमेंट। एंड अगर आप ये देखेंगे, ये एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर से भी है जो है एआई थीम। एंड फिर जब ये अप्रैल में, ये पूरा मार्च अप्रैल में करेक्शन हुआ, मार्केट वॉज फॉलिंग डाउन, दिस स्टॉक वॉज कंसोलिडेटिंग, मीन्स RS continued to be there. It is a proven winner, and we are betting ki the winning horse will continue to win. Same, I entered around April, near the coincided with the market bottom where watchlist traction was gaining, and this was one of the first entries I did. And I knew I had to write the stock because my framework was clear: strong stock, strong sector, high RS. You don't sell early, you get limited opportunities, and आपको जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है आपको उसको मैक्सिमाइज करना है। बिकॉज मुझे वो नहीं करना है कि मैं डेली लूँ बेचूँ, बहुत एफर्ट इन्वॉल्व है। आई वॉन्ट मिनिमल एफर्ट, हाइस्ट रिवॉर्ड, एंड दिस गिव अ क्लीन 90%, 100% मूव अगेन, 90%, 60%, 100%। इट मे साउंड कि ये ऑलरेडी 200% ऊपर है 6 महीने में, बट जो स्टॉक डबल हुआ है वो उसका ही प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा वापस डबल होने का। करेक्ट। एंड अगर आप इसमें देखेंगे, मेरे दिमाग में 5 की थिंग्स थे इसके क्वालिटी को देखने के लिए। एक था कि ये जो ऊपर जो अप मूव्स आए थे फ्रॉम द 2025 मूव और द फेब मूव्स, वो ऑल ऑन हाई वॉल्यूम्स एंड दे वर बिग अप डेज, और स्टॉक इज नॉट मूविंग 20%, 30% इन 2 days अगर इंस्टीट्यूशंस या म्यूचुअल फंड्स और these big heavy institutions are not buying, and it is clearly visible by the high volume and high up days. राइट। Means they are active. That is not when I will enter. I will enter based on the supply. जब ये बाइंग, जो ये सेलिंग बाइंग खत्म होती है तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता है, वह जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे वो प्रॉफिट बुकआउट करेंगे जिसने 100% कमा लिया। देन अगेन द इंस्टीट्यूशंस विल एंटर। बिफोर द नेक्स्ट लेग ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंट्री वी विल बी वॉचिंग इट, वेयर देयर आर फ्यू क्राइटेरियाज, वेयर फर्स्ट इज कि स्टॉक कितना न्यू हाई से गिरा है। अगर आप इंस्टीट्यूशन हो, अगर आपको इतना अर्जेंसी है, तो यू विल नॉट लेट द स्टॉक फॉल टू मच, राइट? यू विल अगेन कम एंड बाय। बिल्कुल। सो एक होता है बेस डेप्थ करके, सो इफ यू सी द बेस डेप्थ वाज अराउंड 15%, व्हाट इज बेस डेप्थ? how much the stock is falling from the high to the low and it's going up again, so जो total pullback है, अच्छा, बेसिकली पुल बैक कितना pullback percentage कितना है is the base depth. ठीक है। Second is base length. Base length is the consolidation कितना time तक हुआ, because consolidation is dead time and dead time is against momentum trading because it's basically stuck money. ठीक It is opportunity cost. थर्ड इज कि ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है इसमें ना बहुत बड़े डाउन डेज ऑन हाई सेलिंग वॉल्यूम्स नहीं है, क्योंकि दैट मींस इंस्टीट्यूशंस आर सेलिंग आल्सो। सो दिनेश, वॉल्यूम कितना मेजर रोल प्ले करता है? सो वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज what indicates the supply to us in momentum trading, because you are buying on based on demand. हम स्टॉक्स का भी सिलेक्ट करें डिमांड पे, ठीक है। सो प्राइस से पता चल जाता है, बट दैट हैज टू बी सपोर्टेड बाय ह्यूज वॉल्यूम्स, बिकॉज वो मेरे को बताता है कि इसमें इंस्टीट्यूशंस एक्टिव है।
एंड व्हेन इट्स कंसोलिडेशन चल रहा है, यू डोंट वांट वॉल्यूम्स, यू वांट कि अब सेलिंग खत्म हो गई है, कि नो वन इज एक्टिव इन द स्टॉक, नो वन इज लुकिंग एट इट, एंड द इंस्टीट्यूशन हैव ऑलरेडी अक्यूमुलेटेड दो स्टॉक्स. अब जब नेक्स्ट टाइम वो लेंगे तो छोटा डिमांड भी, छोटे ऑर्डर्स भी उनके स्टॉक को बहुत फास्ट पुश करेंगे. फोर्थ, like kind of a fourth point would be, you see कि the stocks are closing very good. तो आप देखेंगे इसमें green candles all are closing near highs, means they are showing कि we want to go up, the urgency is there. अच्छा, मतलब जो भी कैंडल है अगर वो अपने हाईज के पास बंद हो रही है, सो यू आर इम्प्लाइंग कि इंस्टीट्यूशन या जो भी बाइंग कर रहा है उसमें अर्जेंसी है कि वो प्राइस को नीचे ही नहीं आने दे रहा. आप सिंपल अगर इसको देखेंगे कि वो बोल रहा है कि मेरे को प्राइस को ऊपर जाना है, खींच रहा है ऊपर, एंड द वॉल्यूम इज व्हाट द इंस्टीट्यूशंस आर शो, लाइक वी आर सीइंग द इंस्टीट्यूशन थ्रू द वॉल्यूम्स. एंड द लास्ट इज इफ यू सी बिफोर द मूव, जो दिन ये मैंने मार्क किया है जिस दिन लिया था, एंड जो कोई भी मूव आया है उसके पहले एक साइलेंट पीरियड होता है. दैट साइलेंस इज वेयर वी आर वाचिंग इट वेरी क्लोजली कि अब ना सेलर्स एक्टिव है ना बायर्स एक्टिव है. देयर इज गोइंग टू बी अ रेंज एक्सपेंशन, मूव तो आने वाला है. तो आप ब्रेक का वेट कर रहे हो वहाँ पे. कौन से साइड आएगा मेरे को नहीं पता. ऐसा भी हो सकता है कि अभी 100% कमा लिया इंस्टीट्यूशंस, ये साइलेंट पीरियड में कंसोलिडेशन फेज में बेच रहे थे एंड वो नीचे ब्रेक हो जाए. बट ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी वो है एंड दूसरे इंस्टीट्यूशन, द सेम इंस्टीट्यूशंस आर बाइंग इट, एंड जो ओल्ड इन्वेस्टर्स थे वो लोग ने एग्जिट कर दिया है, एंड दीज पीपल हैव स्लोली अक्यूमुलेटेड. ठीक है, ठीक है. सो दीज आर लाइक काइंड ऑफ रूल्स ऑफ अ हेल्दी स्टॉक. दूसरा विनिंग स्टॉक ये मेरा रिसेंट था, जो ये ऑलरेडी 2 बार अप मूव्स दे चुका था, एंड इफ यू सी सेम है, यू सी अप मूव्स ऑन बिग वॉल्यूम्स, ओके. closing are very good, high volumes and strong moves. I let it prove itself. पहले 60-70% गया. I don't want to be पार्टी पे पहले. मुझे पार्टी पे पहले जाना ही नहीं है. मुझे पता नहीं कि पार्टी हिट है या नहीं है. I will wait कि जब ये मेरे को सेकेंड टाइम प्रूफ करेगा तभी मैं घोड़े पे पैसा लगाऊंगा. ठीक है. इसमें भी अगर आप देखेंगे तो सेम बेस डेप्थ इज 16 less than 15-20%. So it's around the range of 10-20% because institution don't want it to fall more. They are coming in at that price. गणेश, ये जो बेस डेप्थ आप देखते हो, ये कंपेयर टू प्रीवियस मूव देखते हो या इन आइसोलेशन, मतलब 10-15% की बेस डेप्थ देखते हो? So ये जो स्टडी किया था मैंने इन दीज लिक्विड विनिंग स्टॉक्स, वी आर बेटिंग ऑन, बोलते हैं ना फोमो अमंग इंस्टीट्यूशन. रिटेल में फोमो बोलते हैं ना, इंस्टीट्यूशंस में हमारे से कई गुना ज्यादा फोमो होता है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस एक स्टॉक के लिए लड़ रहे हैं. क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है, परफॉर्मेंस पे चलता है. यू वांट टू बी इन द बेस्ट स्टॉक, Yes. so we are betting on them. Okay. तो दे विल नॉट लेट दैट स्टॉक फॉल टू मच. गणेश, हम इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटेलर के पास भी एक एज है कंपेयर टू इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि हमेशा हम ये बोलते हैं ना कि इंस्टीट्यूशंस ही पैसा बनाता है. बट व्हाट यू आर टेलिंग कि इफ यू आर एबल टू ट्रैक दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, आप ये एक्शन, प्राइस एक्शन को ट्रैक कर रहे हो, एंड यू आर थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, तो आपके पास भी एक एज है जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो. क्योंकि वो कैसे पता चलता है कि जैसे इसके पहले वाला स्टॉक लिया, इसका जो रिजल्ट्स आया वाज वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स इन द रीसेंट क्वार्टर्स. उसका ऑपरेटिंग मार्जिन डबल हो गया, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल हो गया. ठीक है. वो आई ऑल्सो न्यू इट काइंड ऑफ कि देयर वाज अ कैटलिस्ट और अ थिंग, बट यू डोंट नीड. न्यूज ट्रैक करते हो आप? न्यूज़ तो दिख जाती है इस पे, जरूरत नहीं है ट्रैक. जरूरत नहीं है. ठीक है. बट आपको अगर पता है कि कुछ हो रहा है तो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल, बिकॉज आपको फिर वो राइड करने को हेल्प करता है कि इसके बड़े पीछे ये रीजन है पुश अच्छे का, रिजल्ट्स आए हुए हैं. राइट. ठीक है. या आने वाले हैं वो भी पता चल जाते हैं. Okay. क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बाय इवन बिफोर द रिजल्ट्स, एक्सपेक्टेशन की रिजल्ट अच्छा आने वाला है, राइट. तो हम उनके साथ जुड़ जाते हैं. तो दिनेश, आप हमेशा जो बाइंग करते हो वो ब्रेकआउट्स पे ही करते हो. यस. एक रेंज या एक बेस का ब्रेकआउट हो रहा है, आप उसमें जब भी ब्रेक होगा तो आप लोगे. आप बोल सकते हो कि मेरा थोड़ा पिन पॉइंट एंट्री होता है, बिकॉज वो स्टडी के बाद आपको एक इंट्यूशन जो मैं बोल रहा था ना वो बिल्ड होता है, कि आप दिख जाता है कि अभी ये पॉइंट पे सप्लाई ड्राई अप हो चुका है. ठीक है. देयर आर टाइट रेंजेस कि थोड़ा डिमांड भी अगर आए विल पुश द प्राइस अप वेरी फास्ट, एंड वी वांट अ क्विक मूव इन अ लिटिल बिट ऑफ अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. सो अगर आप इसका सेकेंड लेग देखिए, पहले लेग पे 60-70% चला, पुल बैक वॉज 15%. मेरे रेडार में तभी था बिकॉज ये लिक्विड था, ये एक हॉट सेक्टर से था जब भी कमोडिटीज चल रहे थे. मार्केट वॉज नॉट द बेस्ट एट दैट टाइम, बट बिकॉज द फर्स्ट वॉज दैट आई वॉज वॉचिंग इट, माई सेकेंड क्राइटेरिया. देन अगेन इट मूव 90% अप. सेम फैक्टर, पहले चला, यू आर बेटिंग ऑन द विनिंग हॉर्स जस्ट लाइक इन द प्रीवियस नेम. एंड इसमें 90% के बाद भी जो लास्ट का मूव आया, अगेन आई वॉज रेडी कि अब तो स्ट्रॉन्ग सेक्टर भी है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी है,
और मार्केट नीचे है, स्टॉक ऊपर है तो हाई आरएस भी है। लास्ट का बिट में भी 40% मूव देके गया था 2 दिन में। सो आपको वो सोचना बंद करना पड़ेगा कि और कितना ऊपर जाएगा। ये कितना भी जा सकता है। 3 बार आपको मूव दे गया इन 6 मंथ्स। आई थिंक अगर मोमेंटम में सक्सेसफुल होना है इस टाइप की ट्रेडिंग में, तो सबसे पहले तो दिमाग से ये निकालना पड़ेगा कि बहुत बढ़ गया है और कितना बढ़ेगा। ये जो थॉट प्रोसेस है ना, इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो और कितना बढ़ गया है ना, ये हमें लिमिट कर देता है कि आप अपनी सोच को ये कर देते हो कि 20% चल गया है ना, और कितना चलेगा। वही स्टॉक आगे जाके 40 भी होगा, 60 भी होगा, 70 भी होगा, आपको पता ही नहीं है कितना बढ़ना है। आपके पास कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है जिसमें आप फ्यूचर को देख सकते हो। सो ये एक कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत कम लोग बात करते हैं कि मोमेंटम ट्रेडिंग क्यों का, कि हमको पता नहीं कि मैडनेस मार्केट में कितना चलेगा। सो अगर आप देख सकते हो ये एग्जांपल से, ये स्टॉक का रन चालू हुआ था 400 से, ये ऑलमोस्ट 1.5 साल के अंदर 400 का 4500 हो गया, 10 गुना हो गया। 11 गुना हो गया। हाँ। आप समझो कि आप सबसे बेस्ट एनालिस्ट हो, आपके पास सब प्रोजेक्शंस है, आप बोलते हो कि ये स्टार्ट ऑफ द ईयर में कि इसका फेयर वैल्यू समझो 1500 रुपये है, आपने बोल दिया कि 1500 है। आपके पास गारंटी है कि 3 साल का, समझो आपने बोला कि 3 ईयर फॉरवर्ड एबिटा पे आपका फेयर वैल्यू आ रहा है 1500। तो जैसे ही स्टॉक चल हुआ 400 से 1500 हो गया, आप बोलिए तो फेयर वैल्यू आ गई। बट जो मार्केट का मैडनेस है, जब कोई चीज़ चलती है सेक्टोरल मूव के साथ, ये देखो 1500 से 4500 गया विद इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, फास्टेस्ट मूव इन अ शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम उसके बाद ही आया है। सो मोमेंटम का वही खास बात है कि यू आर देयर इन द मैडनेस ऑल्सो। आप सही हो 3 साल के बाद कि वो 3x होके फिर स्टॉक कुछ नहीं करेगा 3 साल, एंड वो आपके फेयर वैल्यू जोन में सेटल हो जाएगा। बट आप वो 3x मूव विद इन द लास्ट फ्यू मंथ्स में मिस कर रहे हो। इसीलिए मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग में सिर्फ प्राइस फॉलो करते हैं। 2017-18 के स्मॉल कैप का वन ऑफ द बिगेस्ट विनर्स था, जो 25 रुपये से 850 हो गया था। तो आप समझो, आप बहुत अच्छा एस्टिमेट लेते हो, बेस्ट प्रोजेक्शन लगाते हो कि 3 ईयर फॉरवर्ड या 5 ईयर फॉरवर्ड पे ये मेरा फेयर वैल्यू आ रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है। आपने बहुत कैलकुलेशन लगा दी एबिटा पे, रेवेन्यू पे, इस पे। आप देख सकते हो कि स्टॉक 25 से 850 गया, आपका फेयर वैल्यू था 200, 400। 400 के जोन को क्रॉस करके भी वो उधर से डबल हुआ है 2-3 मंथ्स में। राइट। 400 मे बी राइट एज अ फेयर वैल्यू, बट नॉट राइट नाउ, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो जाके 3 साल के बाद वो प्राइस पे सेटल हुआ है आफ्टर डूइंग नथिंग फॉर द मिडिल 3 इयर्स। एंड वो टाइम पे तो हम वो स्टॉक पे इन्वॉल्व है ही नहीं, क्योंकि वी हैव मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट हॉट स्टॉक। सो दिस इज व्हाट मोमेंटम हेल्प्स अस कैप्चर विदाउट एनी बायस। कि आपको नहीं पता वो स्टॉक कहाँ से कहाँ जा सकता है, आपको उसकी जर्नी का नहीं पता, आपको जस्ट होल्ड करना है जब तक ट्रेंड कंटिन्यू रह रहा है। विनर्स विल नॉट बी वेस्टिंग योर टाइम, वो चलते जाएंगे और आपको मार्केट शॉक करेगा। आप देख लो, जब गिरता भी है तो ज़्यादा ही गिरता है, जब कोई चलता है तो ज़्यादा ही चलता है। एंड जो एंड का जो पोर्शन, जो मूव आता है, वो हमेशा फास्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है। राइट। मैं कुछ और एग्जांपल भी दे देता हूँ, एक अच्छे सेटअप का और एक दो बुरे एग्जांपल्स का जो आपको अवॉइड करना है, बिकॉज आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप अवॉइड कर रहे अवॉइड हो। करना है, बिल्कुल। सो पहले अच्छा वाला देख लेते हैं। तो जैसे ये देखेंगे तो ये लेटेस्ट लिस्टिंग थी आईपीओ की। सो अब मैं वो एग्जांपल्स देता हूँ जो हमें अवॉइड क्या करना है इस केस में, क्योंकि मार्केट में इतने ऑप्शंस आते हैं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है कि आप जो ना ले। सो इसमें आप देख सकते हो कि जैसे हमने पहले वाले स्टॉक में देखा, क्लीन मूव दे रहा था, जब ऊपर जा रहा था एक टाइम पे क्लीन हाई वॉल्यूम ग्रीन क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अप मूव्स इन वन डायरेक्शन। बट इसमें देखो, आप थोड़ा ऊपर जा रहा है, देन 3-4 दिन के बाद वापस नीचे आ रहा है। इसको बोलते हैं चॉपी बिहेवियर, कि यार क्लीन मूव नहीं दे रहा, ये मोमेंटम का साइन नहीं है, इट्स नॉट इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। वो अर्जेंसी दिखनी चाहिए, जो बोला अर्जेंसी होए कि मेरे को ऊपर जाना है, स्टॉक खींच रहा है ऊपर। सो इसमें आप देखेंगे तो ये भले स्टॉक ऊपर जा रहा है, बट टाइम पीरियड देखो, कितने टाइम पीरियड में वो 10% या 15% ऊपर गया। एंड दिस इज नॉट कंड्यूसिव टू अस for this particular method. This may be a good stock, but for this method, this is not what we need, where there are a lot of wicks price movement, there are a lot of down days ki 5% down hai, volume missing hai, high volume, I'm talking about explosive price and volume action. तनीश, बहुत बारी ऐसा भी होता है कि कोई बेस होता है एंड बेस से ब्रेकआउट आता है, बट स्टॉक रिवर्स कर जाता है। सो आर देयर वेज टू आइडेंटिफाई दी स्टॉक्स, या ये पार्ट ऑफ द गेम है? देखो, अगर वो बता सकते थे कि जो गारंटीड चलेगा इस मार्केट में, तो फिर सब अमीर होते थे मार्केट में, बट दैट इज ओनली ऑड्स।
मार्केट में आप जो भी कर रहे हो इट्स ऑल प्रोबेबिलिटी, ना तो मुझे पता ना आपको पता कि ये स्टॉक चलेगा या नहीं जब चलेगा। हम बेस या कंसोलिडेशन की बात करते हैं, एक अच्छा बेस किस टाइप का होता है? अच्छा बेस वो होगा जो एक डेप्थ जो पुल बैक है जो 10 to 25% है। के बीच में है, जिसमें ड्यूरेशन है विच इज 3 to 12 वीक्स अराउंड की, वो अर्जेंसी फैक्टर है कि स्टॉक वांट्स टू मूव अप वेरी फास्ट, इंस्टीट्यूशंस आर स्टिल वेरी एक्टिव। थर्ड है कि आपका जो डाउन डेज है, जो ग्रीन के सामने जो डेज आते हैं प्रॉफिट बुकिंग के, जो रेड डेज बोलते हैं, डाउन डेज आर नॉट वेरी लार्ज, लाइक 5% से ज्यादा नहीं है, लॉट ऑफ साइज ऑफ ग्रीन कैंडल्स इज मोर देन रेड? ऑलवेज शुड, दैट इज बिकॉज वी आर बेटिंग कि ये कंटिन्यू होगा जो हो रहा है स्टॉक में, सो उससे आपका ऑड्स फेवर में आ जाता है। फोर्थ इज आपके स्टॉक में जब कंसोलिडेशन हो रहा है, वॉल्यूम्स थोड़े म्यूटेड हो, कि एक्टिविटी कम हो, कि पीपल आर नॉट लुकिंग एट द स्टॉक नाउ एंड वी आर रेडी टू बाउंस ऑन इट, ओके। and just before the move they give a tight consolidation where supply volume is completely dried up, price is dried up, means ये volatility पूरी contract हो चुकी है, and just a small push जो institution से आएगा वो प्राइस को बहुत ही तेज ऊपर लेके जाएगा, वो कॉन्सेप्ट है। राइट। दिनेश, एक ये तो हमने उन स्टॉक्स की बात करी जो बहुत टाइम से मार्केट में है। नाउ आजकल आईपीओ फ्रेंजी है, ये रिटेलर्स को आईपीओ लेना होता है, हम भी ढूंढ रहे होते हैं कौन से स्टॉक्स अच्छे आ रहे हैं मार्केट में, किस में पैसा लगाया जाए। अब आईपीओस में भी ऐसा होता है कि कभी कभी लिस्टिंग के बाद, लिस्टिंग पे गेन तो आया ही, लेकिन कुछ दिनों बाद वो स्टॉक और बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में हाउ डू यू आइडेंटिफाई, क्या आप आईपीओस को भी ट्रेड करते हो, और करते हो तो किस तरीके से ट्रेड करते हो, क्योंकि उसके चार्ट में उतना डेटा ही नहीं होता। सो आईपीओस की खास बात ही वो है कि लोग बोलते हैं कि इसको अवॉइड करो, जब ज़्यादा नेगेटिविटी होता है तो बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज फिर लोग दूर रहते हैं तो उतना ही बेटर है। सो आईपीओस का क्या है कि वो एक यंग बंदा है मार्केट में, जैसे अभी आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी आया है, बट पुराना खिलाड़ी विराट कोहली भी है। यू आर बेटिंग की वैभव सूर्यवंशी धमाकेदार मूव देगा क्योंकि वो यंग है। सेम कॉन्सेप्ट आईपीओ में कि अगर ये नया बंदा आया है मार्केट में, ये खिलाड़ी नया आया है, इसके अंदर जो है ना बोलते इनहेरेंट मोमेंटम है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है अपने पहले कि मैं चल सकता हूँ, इसमें वो क्योंकि वो नए बंदा है उसमें इनहेरेंट मोमेंटम है और ये उसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे। क्योंकि आईपीओ में क्या होता है ना, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है, वी आर बेटिंग मोर ऑन द सप्लाई साइड, नॉट ऑन टू मच ऑन द डिमांड साइड। क्योंकि कॉन्सेप्ट है इसमें कि देयर इज लॉक इन फॉर मोस्ट ऑफ द आईपीओ इन्वेस्टर्स। जब समझो प्रमोटर इज होल्डिंग 75%, उसके बाद जो क्यूआईबी है, एंकर है, उनका लॉक इन पीरियड रहता है, समझो 15 डे 30 डेज हो गया, 60 डेज, 90 डेज, सो दे नॉट अलाउड टू सेल द शेयर्स, सो द सप्लाई इन द मार्केट इज वेरी लेस। सेकेंड पॉइंट इज, अगर आप कोई म्यूचुअल फंड हो, आईपीओ फंड हो, या कोई मिड कैप स्मॉल कैप फंड हो, एंड न्यू स्टॉक हैज कम, आपके पास इतनी इन्फ्लोज आ रहे हैं आज के डेट में, आप नया पैसा लगाएंगे किधर? बिल्कुल। और अगर वो फंड्स को, इंस्टीट्यूशंस को ये स्टॉक लेना है, द सप्लाई इज सो स्मॉल कि इतना कम शेयर्स है मार्केट में, फ्री फ्लोट जो बोलते हैं कि अवेलेबल शेयर्स इन द मार्केट लेने को, वो जब मूव देता है बहुत ही फास्ट मूव देता है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द डिमांड, इट इज बिकॉज ऑफ लेस सप्लाई सप्लाई, कम है। एंड दैट इज व्हाट वी आर बेटिंग ऑन कि जब ये चलेगा तो इट विल वर्क बिकॉज द स्मॉलर डिमांड इज स्टिल बिगर देन द लिटिल सप्लाई दैट इज इन द मार्केट। तो दिनेश, इसमें भी ब्रेकआउट्स देखते हो? यस, सो इसमें सेम कॉन्सेप्ट है, बस खाली वो जो प्रायर अप ट्रेंड या प्रायर मोमेंटम जो फर्स्ट पॉइंट था एक्सप्लोसिव मूव का, वो हम एक्सक्लूड कर देते हैं, बिकॉज हम लोग बिलीव करते हैं कि यंग स्टॉक है, ये वैभव सूर्यवंशी है, ये स्टार्ट तो देगा ही देगा, उसमें ऑलरेडी है वो स्टार्ट। तो उसमें मतलब सेकंड पॉइंट पे आपको एंट्री लेनी है, जब वो सेकेंड दोबारा पॉइंट इज कंटिन्यू करे। बेसिकली कि जो पुल बैक या डेप्थ जो उसकी बेस की डेप्थ या पुल बैक हो गई, उसके बाद जो वो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन सेम सप्लाई ड्राई अप होगा, उसके बाद लेंगे। अब इसमें कुछ एग्जांपल देख सकते हैं हम? सो एक एग्जांपल है ये, जो रिसेंट लिस्टिंग था, जो 11% बेस डेप्थ था आफ्टर लिस्टिंग, ओके। ये ज़्यादा प्रीमियम पे लिस्ट नहीं हुआ था, इसमें कोई प्रायर बाइंग फोर्स नहीं है, इसमें सिंपल सा 11% का बेस बना, बेस मतलब हाई टू लो जो आप देख, जो लिस्टिंग डेज से लेके जो रिसेंट लो था वो 11% था। 11% है। ठीक है। उसके बाद there were few green days where you can see on higher volume markets so also starting to go up, and उसके साथ ये stock भी उसको follow कर रहा था। So when the market was falling it fell 11%, and when the market was going up 3-4% में this was already up 11%, तो मतलब इसमें strength RS तो आ गई।
स्ट्रॉन्ग तो ऑलरेडी है बिकॉज वो आईपीओ है, वो तो इनहेरेंट ही है उसका। थर्ड था, सेक्टर इसका भी अच्छा था, सेम हॉट सेक्टर था वो टाइम पे। फिर इसमें आप देखेंगे तो जस्ट बिफोर द न्यू हाई, जब ये न्यू हाई के सामने आया तो एक टाइट डे दिया। टाइट डे मतलब जो इसका प्राइस का रेंज था एंड वॉल्यूम दोनों ड्राई अप हो चुके थे, लोएस्ट वॉल्यूम एंड लोएस्ट प्राइस रेंज। बोलते हैं ना, क्वाइटेस्ट डे इज द लाउडेस्ट डे फॉर मी इन आईपीओज। तो जैसे ही इसको क्रॉस किया, माई ऑर्डर वॉज प्लेस्ड अबव द हाई। अब आप बोलेंगे आपको इसकी वेट करने की क्यों जरूरत थी, आप तो नीचे ही ले सकते 11% के बाद। बट हम बोल रहे हैं कि हम आपको प्रूव करने देंगे पहले कि आपको ऊपर जाना है। हम थोड़े महंगे में लेंगे बट सही टाइम पे लेंगे, हमें डेड मनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ये 11% के बाद ये 20% गिरेगा, बिल्कुल। बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि ऑड्स ऑफ इट गोइंग अप व्हेन इट्स ऑलरेडी अप 10% इज हायर। अभी जब ये प्रूव कर दिया है, मैं नेक्स्ट लेग के लिए इसको बेट कर सकता हूँ। तो अब अगर ये एग्जांपल देखो, ये जैसे ही न्यू हाई की तरफ आया, इसने लोएस्ट वॉल्यूम दे दिया अपना आफ्टर लिस्टिंग। सब बोलेंगे यार लो वॉल्यूम मतलब हमें क्यों देखना, बट एक्चुअली वो लोएस्ट वॉल्यूम इज द लाउडेस्ट डे। कि अभी बोल रहे कि ना बायर्स एक्टिव है ना सेलर्स एक्टिव है, एंड द फैक्ट दैट कि अभी ऑलरेडी थोड़ा अपमूव दिया है, मतलब डिमांड तो है। जैसी ही थोड़ी और डिमांड आएगी, द पुश विल बी वेरी फास्ट एंड हाई। एंड इसमें आप देखिए तो ये 170 से 220, 240, 45% मूव विद इन फ्यू वीक्स दे गया, विद द मार्केट कंसोलिडेटिंग एट द सेम टाइम। तनेश, जब ब्रेकआउट आता है क्या आप उसी दिन एंटर कर लेते हो, ठीक है, या वेट करते हो और कि उसका हाई टूटेगा तब एंट्री लोगे? सो मैं क्या देखता हूँ, ये जो लोएस्ट वॉल्यूम डे एंड टाइट डे की बात कर रहा हूँ, उसके दिन की वेट करता हूँ। एंड वो दिन का डे के हाई को जैसे ही ब्रेक करता है, मैं ले लेता हूँ। अच्छा, बेसिकली उसके हाई पे आप अपना एंट्री मार्क कर लेते क्योंकि हो। मेरे को एक दिन पहले दिख गया राइट ये लोएस्ट वॉल्यूम डे है, मैं लाइव मार्केट में कुछ एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ मेरे हाथों से, मैं रात को ऑर्डर प्लेस करता हूँ। ओके। तो मैं जैसे ही देखा कि ये मेरा सेटअप मीट कर रहा है, द फ्रेमवर्क इन माई माइंड इज द राइट सेक्टर, स्ट्रॉन्ग स्टॉक, जैसे ही वो मीट किया, आई डोंट थिंक टू मच, आई नो माई प्रोसेस इज दिस, माई सेटअप इज दिस, दिस इज व्हेन इट वर्क्स। मैं रिस्क मैनेज करके अपना ऑर्डर रात को ही प्लेस कर देता हूँ, एंड जैसे ही अगर वो क्रॉस करेगा मेरे बाय ऑर्डर को, मैं ट्रिगर हो जाएगा एंड आई विल बी इन। तो नथिंग ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में कोई एक्टिविटी नहीं? नो एक्टिविटी, बिकॉज आई हैव रियलाइज कि आपको आपको बड़ा पैसा कमाना है ना, आप जितना स्क्रीन देखेंगे उतना आपके लिए हानिकारक है। आप जितना कम स्क्रीन या अपना पीएनएल देखेंगे उतना ही आपके पीएनएल के लिए बेटर है। बेटर है, करेक्ट। अच्छा दिनेश, एंट्री तो हमने कर ली, स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, अब मैं चलता हूँ आपका रिस्क मैनेजमेंट की तरफ कि इसमें अगर हम गलत हुए तो गलत होने पे एग्जिट कैसे लोगे? क्या हार्ड स्टॉप लॉस रखते हो, कैंडल क्लोज का वेट करते हो, क्या आपका क्राइटेरिया रहता है? सो बिकॉज मैं मार्केट नहीं देखता हूँ ड्यूरिंग द डे, मेरे पहले तो स्टॉप लॉस के ऑर्डर्स प्लेस्ड रहते हैं ऑलवेज। मेरा एग्जिट इज डिटरमाइंड पहले एंट्री के, कि अगर ये क्राइटेरियाज मेरे हो गए तो मैं स्टॉक के बाहर विदाउट थिंकिंग, मतलब बिना सोचे नीचे जा रहा है कोई मतलब मेरे क्राइटेरिया के अगेंस्ट जा रहा है तो आई एम आउट। सो उसमें भी सेम सिस्टम रहेगा, मैं अपने एग्जिट ऑर्डर्स वाइल प्लेसिंग माई बाय ऑर्डर्स विल बी प्लेस्ड। सो उससे ऑटोमेटिकली मेरा रिस्क मैनेज है। मेंटली मेरे को पता है कि अगर ये स्टॉक नहीं चला, मेरा लॉस इतना ही है, प्लस माइनस स्लिपेज, बट मेरे को पता है कि यार मेरा नेक्स्ट डे अगर नहीं चला फिक्स्ड है, आई एम एट पीस कि आई नो आई एम रेडी टू लूज दिस मच ओनली, आई एम गिविंग दिस मच टू द मार्केट। यू टेक केयर ऑफ द डाउन साइड, द अपसाइड टेक्स केयर ऑफ इट सेल्फ। अब दिनेश, ये जो स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस क्या परसेंटेज में रखते हो, कैंडल लो पे रखते हो, या यू हैव सम अदर कंडीशन जिसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि रिस्क कितना है? So for the liquid leaders, the momentum sectoral plays, it is usually based on the previous candle. But in IPOs, sometimes I end up giving a bit of more leeway and space because ये young है, right? Young का energy ज़्यादा रहता है, वो ज़्यादा volatile रहते हैं. So I give it a little bit more space than my usual entries, and usually percentage varies between 3 to 4 to 5%, but उससे ज़्यादा नहीं, because ज़्यादा tight भी करेंगे तो then you choke the trade. You wanted to give some room because these are very few chances you get. IPOs limit में आते हैं, and the ones meeting a criteria are limited. So you want to ensure that you give it enough space to prove itself, because you know the upside is big. You can get 80-90% moves. You are losing 3 to 4 to 5%. So the odds are already in your favor. और दिनेश, कभी ऐसा होता है कि कैंडल ही बहुत बड़ी बन गई, कैंडल ही 10% की बन गई है, तो डू यू एंटर सच ट्रेड्स या इनको छोड़ देते हो? सी मार्केट का फैक्ट है, यू विल नॉट कैच एनी मूव। तो अगर आपके दिमाग में हो कि आपको हर मूव नहीं पकड़ना है, तो आप वो
उसको ऐसा लेंगे, साइन लेंगे कि यार मेरे वॉच लिस्ट से मेरा टॉप स्टॉक चल रहा है, मेरे लिए वो कॉन्फिडेंस ट्रेड है। आई कॉल इट द कॉन्फिडेंस ट्रेड कि वाह देखो मैंने ये मेरा प्रोसेस फॉलो किया, मेरा टॉप 2 स्टॉक थे, मैंने लिया एक, पर मेरा दूसरा वाला 10% चला। मीन्स द नेक्स्ट टाइम आई हैव कॉन्फिडेंस टू प्लेस अ ट्रेड कि माई प्रोसेस, माई स्टॉक्स, माई यूनिवर्स, जो मेरा मार्केट है वो चल रहा है, मेरा स्ट्रैटेजी के लिए सही समय का टाइम है, मैं उससे कॉन्फिडेंस लेता हूँ। पहले होता था कि यार फोमो है कि यार ये चलेगा क्या हो रहा है, बट देन यू रियलाइज थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ पुट योर सेल्फ इन दो सिचुएशंस अगेन एंड अगेन, घड़ी घड़ी आप वो करते जाते हो, आपको समझ में आता है ये तो प्रोसेस का पार्ट है। थोड़ा बोलते हैं ना लेडी लक इज इन्वॉल्व। सो आई एम ऑल्सो आस्किंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टॉप लॉस, कि इन केसेस में जब कैंडल लो पे आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपका स्टॉप लॉस 10% हो गया है, ज़्यादा हो गया है, तो ये ट्रेड्स लेना सही रहता है या इसमें आप स्टॉप लॉस ही छोटा कर देते हो अपना? मैं ऐसे स्टॉक्स लेता ही नहीं हूँ क्योंकि आई वांट द रिस्क रिवॉर्ड आल्सो टू बी अ बिट बेनिफिशियल, कि वी वांट अ राइट एंट्री आल्सो, वी डोंट बी चेजिंग स्टॉक्स दैट आर अप 15%, 5-6%, yes you can play it, but not double digit stocks you take it कि I let them prove। एंड देखो सिंपल एक चीज़ होती है, अगर स्टॉक को डबल होना है, ट्रिपल होना है, वो बहुत चांसेस देंगे। जैसे एग्जांपल सेट किया राइट, इसके पहले दिखाया कि पहले 90% मूव दिया, फिर 20% रेस्ट किया, वापस 90% मूव दिया, वापस रेस्ट किया। तो अगर स्टॉक को कोई डबल होना है वो आपको चांस देगा, आपको बोलना है, बिकॉज फोमो उसको ही होता है जिसको प्लान नहीं है। आप वो सोचो कि आप कॉन्फिडेंस लो कि यार मैंने जो प्रोसेस फॉलो किया उससे मार्केट ने सही प्रूव किया, यू टेक इट एंड कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टॉक। अपॉर्चुनिटीज मार्केट में बहुत होती है। धनेश, अब मैं आ रहा हूँ सबसे मुश्किल पार्ट पे, और सबसे मुश्किल पार्ट है इनटू द माइंडसेट ऑफ अ विनर, कि आप ट्रेलिंग कैसे करते हो या स्टॉक्स को होल्ड कैसे करते हो। लेट्स से हमने एंट्री करी और स्टॉक चलना शुरू हो गया, अगले दिन 10%, फिर 10%। हाउ डू यू होल्ड ऑन टू दीज विनर्स एंड ऑल्सो इंश्योर कि मैं अपना प्रॉफिट एक रिवर्सल में सारा वापस ना दे दूं, कुछ लेके बाहर हूं? सो सब बात करते हैं व्हाट टू बाय, कितना ऊपर गया, कितना कमाया, बट इसमें से की चीज़ है कि आपका कमाई तब होगा जब आप सही से बेचेंगे, विच इज़ योर सेल रूल्स। एंड सेल रूल्स इज द टफेस्ट थिंग टू मास्टर इन द मार्केट बिकॉज सेलिंग इज एन आर्ट। यू विल फील डम वन डे, यू विल फील एज अ जीनियस वन डे। इसके लिए मैं उसको बोलता हूँ जीनियस या फूल। सो मोस्ट क्रिटिकल थिंग मार्केट में है इज व्हेन टू सेल। Everyone will teach you what to buy, when to buy, best strategy, best setup, but you will make money only when you sell. And selling is so tough that every decision you take, you will doubt it. I still face it every day, but you make peace with the fact कि यार अब मैं अपना प्रोसेस फॉलो करूंगा, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि स्टॉक ऊपर जाए या नीचे जाए वो मेरे पास, मेरे हाथ में नहीं है, बिल्कुल। वो मार्केट का जजमेंट है। तो क्या प्रोसेस रखते हो आप ट्रेलिंग का? सो ट्रेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मेरे को वो चाहिए कि मेरे को लो एफर्ट एंड हाई रिवॉर्ड चाहिए। सब बोलते हैं कट योर लूजर्स, बट राइडिंग योर विनर्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज ग्रेट मनी इज मेड इन द सिटिंग। नो वन हैज मेड ह्यूज मनी बाय बाइंग एंड सेलिंग फॉर 5-10% मूव्स। एंड वो मेंटली बहुत ड्रेनिंग हो जाता है, चार्जेस बढ़ जाते हैं, आप गवर्नमेंट को एस टी टी देते जाएंगे। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि आप अपने विनर्स राइड करो। एंड सबसे टफेस्ट चीज़ है प्रॉफिट में बैठना, बिकॉज ये ट्रेडिंग का क्रक्स है कि आप लॉसेस तो सब कट कर देते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद वो बहुत ईजी हो जाता है कि यार यू आर यूज्ड टू कटिंग योर लॉसेस, बट प्रॉफिट में बैठना इज द बिगेस्ट एंड टफेस्ट मसल टू बिल्ड। बिकॉज व्हेन यू सी दोस फिगर्स लाइव, यू हैव द अर्ज कि यार मेरे को ये प्रॉफिट ले लेना चाहिए, चले तो नहीं जाए, दिमाग में वही थॉट कि आता वापस ना चला जाए। है। एंड मोमेंटम का वही बात है कि वी आर विथ द स्टॉक टिल द ट्रेंड डजंट एंड, वी आर मैनेजिंग द पोजिशन नॉट द इमोशन। सो उसमें क्या होता है कि एज लॉन्ग एज द स्टॉक इज एक्टिंग राइट, यू बी विथ इट। आप जब बना रहे हो अपने रूल्स या आप वॉच लिस्ट बना रहे हो, वो टाइम पे आप सेल रूल्स आपको लिखना पड़ेगा कि दिस इज वॉट आई फॉलो, आई विल स्टडी इट ऑन द वेरियस एग्जाम्पल्स, कि मैंने पढ़ लिया कि कैसा कर रहा है, एंड आपके लाइफ स्टाइल या आपके साइकोलॉजी या आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से आप उसे अडेप्ट करो। सो मार्केट विल नॉट पे यू फॉर being the best seller, it will pay you for making the decisions which you will regret less that you will know only in hindsight. So it is just कि आप rules बनाओ and उसको discipline के साथ follow करो, and this discipline will only come from study. आपको conviction उस study या putting yourself in the situation से ही आएगी। तो दिनेश, आप जो ट्रेलिंग करते हो वो कोई मूविंग एवरेज के साथ करते हो, कैंडल लोज पे लगाते हो,
So trailing in these liquid stocks is always using moving average because वो मुझे एक simple framework दे देता है to create कि I call it in a way 30-40-30 framework where 30% I will sell some into strength so that my account is moving, flowing at some percentage of my risk. So for example, stop loss 3% है, अगर ये stock 10% चल गया, I will sell 30% Okay. because I actually don't know if the stock will continue to be riding the trend. So I want to take 30% off the table कि I am moving my table. 1:3 risk approximately पे आपने 1:3, 1:4, but sometimes I also sell it a little later when I know कि ये मेरा जो get in वाला factor था, जो strong stock, strong sector, high RS, I wait for a bit. Second is the 40% portion I sell on the break of 10 DMA, which is the 10-day moving average. अगर वो ब्रेक हो जाता है क्लोज उसके नीचे होता है Close नीचे होता है and उसका day low break हो जाता है. सो बेसिकली ये तो फिर आप रात को ऑर्डर लगाते होगे इसका क्योंकि मैं वो दिन पे तो देखूंगा नहीं, जिस दिन मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ, मैं जब ये रात को देखूंगा तब पता चलेगा कि ये तो क्लोज हो चुका है. इट इज आई हैव टू बी ऑन द वॉच नेक्स्ट डे कि ये मेरे को कल बेचना हो सकता है. देन आई प्लेस कि उसके दिन के नीचे अगर प्राइस गया, आई विल सेल द स्टॉक ठीक है 40%. ठीक है एंड इन अदर लिक्विड लीडर्स अगर चलते जा रहा है then you have to ride with the 20 moving average, the last 30%. And this 30% का move, the impact that it has on your portfolio is immense. ये कंपाउंड हो रहा है वो क्योंकि वो कंपाउंड हो रहा है एंड आपका एफर्ट इन्वॉल्व नहीं है. क्योंकि बुल रन में कभी कभी क्या होता है, अगर आप बहुत बाय सेल करेंगे ना, आपका कैपिटल कैश में पड़ा रहेगा. आई मीन जो एक्चुअल जो कंपाउंडिंग चलते जा रहा है वो आपको हिट नहीं करेगा. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बुल मार्केट भी रिसोर्स है. ये जो आपको सीजन बताया ये रिसोर्स है, बहुत कम टाइम आपको रहेगा आपको मैक्सिमाइज करने मुझे के लगता लिए. है दिनेश जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है उसको पहले तो पेन पेपर लेके बैठना चाहिए क्योंकि आपने इतनी चीज़ें बता दी हैं लाइक अभी हमने ट्रेलिंग की बात कर रहे हैं तो ट्रेलिंग में आपने 3 क्राइटेरिया बताए हैं ट्रेलिंग के द इनिशियल 30% इज कि 1:3 अप्रॉक्स 1:4 पे आप अपनी पोजीशन 30% बेच दो. सेकंड इज कि 10 मूविंग एवरेज से आपने ट्रेलिंग करनी है डेली कैंडल्स के ऊपर. अगर कभी भी स्टॉक आपका 10 मूविंग एवरेज के नीचे बंद हो रहा है तो आप उसके लो पे वेट करोगे. जब भी स्टॉक उसके लो को तोड़ रहा है आप 30% और निकाल दोगे. 70% आपकी पोजीशन एग्जिट हो गई है. रिमेनिंग 30% को हम थोड़ा और लूजली ट्रेल करने वाले हैं विद द 20-day मूविंग एवरेज. 20-day मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो आप रिमेनिंग 30% भी बेच दोगे. दिस इज स्पेशली फॉर आईपीओज क्योंकि आईपीओज में क्या है, दीज मूव्स कैन जस्ट कंटिन्यू एंड कंटिन्यू एंड कंटिन्यू. You want to maximize for your time involved. I'm proud to say that I'm lazy in this factor. I don't want to buy, sell, find the new stock every day. I want कि जो I'm buying, I want to buy quality, not quantity. You see my trades, my stocks that I've bought, and the charges that I have in front of that. It is very minimal because I want to focus on the best. Yeah. Because by buying the best, you're optimizing also your time, which people don't अंडरस्टैंड कि यार समय भी तो दे रहे हो ना आप, एफर्ट भी तो डाल रहे हो. आई थिंक दिनेश इतने सारे टेक अवेज हैं इन दिस डिस्कशन दैट वी हैड. एक पूरा फ्रेमवर्क दिया हुआ है मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए, राइट फ्रॉम स्टॉक सिलेक्शन, क्रिएटिंग वॉच लिस्ट टू एंट्रीज, योर स्टॉप लॉसेस टू ट्रेलिंग, एवरीथिंग दिनेश हैज टोल्ड यू. सो दिनेश मेरे हिसाब से दिस इज़ अ फैंटास्टिक कॉन्वर्सेशन एंड एनीबडी हु इज़ वॉचिंग इट वो अप्रिशिएट करेगा जो चीज़ें आपने बताई हैं. एनी फाइनल टेक अवेज दैट यू हैव फॉर पीपल जो ये स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रैटेजी या जो ऑलरेडी कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं? फर्स्ट इज लूजर्स एवरेज लूजर्स. ये स्ट्रैटेजी में आप एवरेज डाउन कभी नहीं करेंगे. बहुत सारे लोगों को ऑफेंड कर दोगे आप लूजर्स एवरेज लूजर्स बोल के. I didn't say it. A lot of other people have said it. I will not name them, but few market wizards have said it. Ki, Paul Tudor Jones said, losers average losers. So because that is also counterintuitive. कि अगर आप बोल रहे हो स्टॉक ऊपर जा रहा है, आप और ऐड करेंगे, आप महंगे में ले रहे हो, बट वो नहीं समझ रहे कि वो घोड़ा ऑलरेडी प्रूव कर चुका है कि वो फर्स्ट है. अब उसमें और ऐड करना आपका प्रोबेबिलिटी हायर है, नॉट लोअर. अगर आप लूजर को एवरेज कर रहे हो वो आपका पर्सनैलिटी के हिसाब से हो सकता है, बट हियर यू वांट टू बी कि मार्केट इज प्रूविंग मी राइट, आई एम बेटिंग मोर ऑन द मार्केट प्रूविंग मी राइट. सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सेकेंड इज you need to sell right. People may say कि buy the stock selection is very important, but selling is equally important
in line with the market conditions. क्योंकि like you can see, I've explained कि a pullback of a stock is actually working against you when you're in profit. So what I mean by that is, अगर समझो आपका स्टॉक 100% ऊपर है, वो 50 या 100% मूव दे दिया, सो दैट स्टॉक हैज बिकम 200 पे आप ओपन प्रॉफिट पे हो. अगर वो स्टॉक मार्केट का टेंडेंसी फॉलो करता है, विच आई सेड कि पुल बैक का आफ्टर मोमेंटम पुल बैक इज ऑल्सो अ टेंडेंसी ऑफ अ मार्केट. एंड एवरेज बेस डेप्थ वी सॉ, लाइक स्टॉक्स, इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स आर पुलिंग बाय 20%, 30%. अगर 30% आपका विनर पुल बैक कर दिया, तो आप नाउ 60% अप नहीं हो, आप 30% और 200 पे लॉस हुआ है, तो आपका हुआ है 140, आप 40% अप हो. Just a 30% pullback, Yes, your yes. gains have gone from 100% to 40%. Right. That is why following your sell rules is very important. You pee in your mind, I will enter the stock again. The best thing to do is bet on the stock again, which you have already won on. But you have to exit right, because this math is against you in your winning positions. Correct. No one is talking about sitting in profit के बाद क्या, क्योंकि maths is against you, just like losses work against you. कि 10% ड्रॉडाउन आपको 11% चाहिए रिकवरी के लिए, 20 के लिए 25% चाहिए. सेम वे इफ यू सी, अगर आप एक विनिंग स्टॉक को राइड कर रहे हो, अगर आप 50-100% प्रॉफिट में हो इन दैट रेंज स्पेसिफिकली, द पुल बैक इज वर्किंग अगेंस्ट यू एसिमेट्रिकली एक्चुअली. इसीलिए वो एग्जिट थोड़ा अर्ली करना 10-20 डीएमए इज बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज वो आपका एक मेंटल कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है. बिल्कुल बिल्कुल. लोग बोलते हैं कि मार्केट्स एंड पोकर बहुत सिमिलर है, because you ask the best poker players. I don't play, but I've seen a lot of interviews that process is greater than outcome. Why? Because अगर आपने कभी पोकर खेला होगा तो आपको पता होगा there's something known as a bad beat. कि you can have the best cards but still lose. And the other thing is a dumb luck that they say कि you can have the worst cards, but यार आपका जो worst cards में आपके exact situation play out हो गई टेबल पे and you win. So just like poker, even in the market, we are betting on incomplete information. Our odds are aligning. Strong stock, strong sector, market is good, conditions are right. But still, it is still incomplete. क्योंकि आपको पता नहीं कि वो स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा. Just like poker, आपके पास आपके strongest hands है. But अगर टेबल पे जो कार्ड्स खुले वो आपके हैंड्स का अलाइन नहीं करते, तो there is no use of that strong hand. True. So इसीलिए process is always greater than outcome here. आउटकम आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में कि प्रोसेस है. क्यों पोकर में वो कॉन्सेप्ट होता है ना, जो बोलते हैं कि बैड बीट हो गया. यू कैन हैव अ ग्रेट कार्ड्स बट समवन हैज ग्रेटर कार्ड्स देन यू, बिकॉज द टेबल प्लेड आउट दैट वे. एंड ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डम लक कि यार मैंने वेरी वीक कार्ड्स पे गेम जीत ली, सेम में प्रोसेस नहीं फॉलो करके मैंने प्रॉफिट कर लिया. ये टाइम आई विल एवरेज डाउन एंड ऐड, एंड देखो स्टॉक बाउंस हो गया एंड आई मेड मोर मनी. बहुत सिमिलर चीज एक बुक में है, थिंकिंग इन बेट्स. यस. एंड इट्स द एग्जैक्ट सेम थिंग कि बहुत बारी ऐसा होगा कि आपका डिसीजन आपने बिल्कुल सोच समझ के लिया था, अपना एवरीथिंग आपने रूल्स फॉलो किए थे, आपने वो ट्रेड सेलेक्ट किया था, बट स्टिल वो नहीं चला. इसका ये मतलब नहीं है कि आपका डिसीजन गलत था. इट इज जस्ट दैट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ थिंग्स नॉट वर्किंग इन योर वे, एंड ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा मार्केट में कि मेरे बहुत अच्छे वेल एनालाइज वेल रिसर्च ट्रेड्स भी गलत जाएंगे, बट वो पार्ट ऑफ द गेम है. डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ कि मेरे में कुछ कमी है, ऐसा नहीं है, ये होगा. जस्ट दैट इंक्रीज योर नंबर ऑफ बेट्स एंड द ऑड्स विल प्ले आउट अल्टीमेटली. क्योंकि प्रोफेशनल वही होता है जो सोचता है कि आउटकम को हटा के सोचेगा कि डिड आई फॉलो द प्रोसेस राइट. प्रोसेस में नॉट बी फुल्ली बोलते हैं ना परफेक्ट, नो प्रोसेस इज परफेक्ट, इज ऑलवेज इवॉल्विंग, बट वॉट यू हैड प्लान, डिड यू फॉलो इट. एंड once you understand that and focus on the process, house always wins, because once you know that you're following the process right, edge को आप जो आपका edge है वो आपको करते रहेंगे reps के साथ, you will end up winning, just like the casino owners do. I think Dinesh, fantastic conversation. इतने सारे takeaways हैं, so much to learn, and I think I have a couple of ideas to implement now. So will the audience. उनके पास बहुत सारे ideas आपने दिए हैं, बहुत कुछ share किया, and याद रखना 500 charts आपको ज़रूर देखने हैं. Minimum. Dinesh, thank you so much for your time, and it was wonderful having you. And for the audience, I would say कि अगर आपको अच्छा लगा या you want to know something more, do let us know in the comments. Dinesh, pleasure having you. Thank you so much, Arjun, for the opportunity. It was my pleasure to be here and giving me the chance to share my insights and knowledge to the world. Thank you.
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.